जी नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा इजी मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ज्योग्राफी की इस कड़ी में इस बार जो मैं लेकर आ रहा हूं टॉपिक, वह हम ओशनोग्राफी से लेकर आ रहे हैं। उससे पहले यदि देखा जाए तो मैं आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक था प्लेट टेक्टोनिक्स, उसके बारे में एक थोड़ी सी एक जानकारी आपको दी थी। और उसके बाद में हमने क्लाइमेटोलॉजी से तापमान और उसका वितरण, टेम्परेचर एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तो हमने इसकी चर्चा की थी। तो आज इसी क्रम में हम तीसरे सेगमेंट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, वो है हमारा ओशनोग्राफी। उसका एक मतलब सभी अगर देखा जाए तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के स्तर पर ही यह महत्वपूर्ण है। और वह टॉपिक है हमारा महासागरीय धाराएं या ओशनिक करंट। तो बच्चों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं, अपना टॉपिक वो है हमारा ओशनिक करंट। देखिए, एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं कि ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हर सेगमेंट में जो टॉपिक होते हैं तो उनको हम लोग किस तरह से टैकल करेंगे। ठीक है, तो एक हर सेगमेंट से ये मान लीजिए कि आप लोगों की एक तरह से डेमो लेक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आप लोग भी क्लास में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो भाई हमें डेमो लेक्चर चाहिए। तो एक तरह से ये डेमो लेक्चर ही हैं और हर सेगमेंट से हैं। अब इसी क्रम में इंडियन ज्योग्राफी से भी मैं टॉपिक लेकर आऊंगा। हाँ, यदि आप चाहें तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी का आपको कौन सा टॉपिक जानना है। ठीक है, तो जो भी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तो वो सेगमेंट या वो टॉपिक जो है वो हम लेकर आते रहेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं अपना ओशनोग्राफी का टॉपिक, वो है हमारा महासागरीय धाराएं या ओशनिक करंट। देखिए, धाराएं और तरंग दोनों में अंतर है, तो आज हम लोग तरंगों की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं महासागरीय धाराओं की। देखिए, जैसे अगर आप देखते हैं स्थल भाग पर, जैसे नदियां हैं, छोटी नदियां, बड़ी नदियां या कुछ सहायक नदियां हैं, तो नदियां जिस तरह से उनका प्रवाह होता है, ठीक इसी तरह से हम कह सकते हैं कि देखिए पूरा महासागर है। ठीक है, तो बड़े बड़े हमारे तीन प्रमुख महासागर अगर देखे जाए, प्रशांत है, अटलांटिक है और हिंद महासागर, ये बड़े महासागरों में है। तो इनमें क्या हम कह सकते हैं कि नदी जैसा कुछ चल रहा है? कहा जा सकता है क्या? नहीं, ऐसे समझे कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि स्थल भाग पर जो नदियां हमारी प्रवाहित होती हैं, उसी तरह से महासागरीय भाग में नदी जैसी, नदी के आकार की या कई बार उससे बड़े आकार में क्या होता है, जल की एक निश्चित मात्रा, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, जब किसी दिशा में आगे की ओर प्रवाहित होता है, तब हम उसे महासागरीय धारा कहते हैं। मतलब अगर हम ये कह सकते हैं, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन मूव फॉरवर्ड इन द ओशियन जस्ट लाइक अ रिवर इज कॉल्ड ओशनिक करंट। तो नदियों की तरह प्रवाहित होने वाले जल की एक विशाल मात्रा को हमने महासागरीय धारा कहा है। ठीक है, अब देखिए, जो महासागरीय धाराएं हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो मूवमेंट ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है, जस्ट लाइक ए रिवर, तो नदियों जैसे। अब यहां पे आप लोग कुछ शब्द पढ़ते हैं, जैसे अगर हम देखें, दो तीन शब्द हैं, मैं उसके बात कर ले रहा हूं। तो जैसे पहला शब्द है हमारा, वह ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट को हिंदी में कहा जाता है प्रवाह। ड्रिफ्ट है। दूसरे की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे करंट या धारा। करंट या धारा। और तीसरा है हमारा स्ट्रीम। स्ट्रीम या प्रवाह। प्रवाह कह सकते हैं, ठीक है, या विशाल धारा। प्रवाह ना करके इसे विशाल धारा, क्षमा कीजिए, इसे हम लोग कहेंगे विशाल धारा। प्रवाह नहीं, विशाल धारा। प्रवाह तो ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब इससे समझते हैं कि आखिर तीनों में अंतर क्या है। हालांकि जब आप महासागरीय धाराओं के नाम देखते हैं, तो जैसे गल्फ स्ट्रीम भी आपको सुनाई देता है, ठीक है, ड्रिफ्ट भी आपको नाम सुनाई देगा, है ना। गल्फ स्ट्रीम की भी बात करेंगे तो आपको अलग अलग ये नाम जो है वो सुनाई देते हैं, ठीक है। जैसे कैनरी करंट, ये एक करंट नाम सुनाई देगा आपको, ठीक है। तो अलग अलग, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सुनाई देगा, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट सुनाई देगा। तो ये ड्रिफ्ट भी सुनाई देता है। करंट भी नाम सुनाई देते हैं कि अगोलहास करंट है, ठीक है, बेंगोला करंट है, ठीक है, या पेरू करंट है। यहाँ करंट शब्द भी आपको सुनाई दे रहा है। और अगर हम बात करते हैं ड्रिफ्ट की, तो ड्रिफ्ट भी हमें सुनाई देता है। और अगर हम तीसरी बात करें स्ट्रीम की, तो जैसे गल्फ स्ट्रीम है, हमें वह भी सुनाई देता है। तो तीनों शब्द इंटरचेंजेबली अगर कहे तो इस्तेमाल किए जाते हैं। तीनों में कुछ विशेष अंतर है। अगर
भूगोल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। इसे समझते हैं क्या अंतर है। देखिए, जब हम पहले बात करते हैं ड्रिफ्ट की या प्रवाह की, प्रवाह की अगर बात करें तो महासागर में जनरली देखिए पवनों का प्रवाह होता है, ठीक है, धरातल भी होता है, सागर पर भी होता है। तो जरा एक चीज समझिए, जैसे बचपन में आपने क्या काम किया हो, जैसे घर में अगर कहीं पानी गिर गया हो तो बच्चे क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं उस पानी के साथ, है ना। उंगली से फर्श पे क्या करेंगे, वो ऐसे बनाते चले आएंगे और वो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। अगर नहीं बढ़ता है, कहीं रुक गया, तो हल्की सी फूंक मार देते हैं। ठीक वैसे ही कुछ समझिए कि जब महासागरीय क्षेत्र में, मान लो अगर हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारा एक महासागरीय सतह हमने ले ली, फॉर एग्जाम्पल हमने 3D टाइप में इसे समझ, हमने क्या किया, एक ये हमारी महासागरीय सतह हमने ले ली, ठीक है। अब मान लीजिए पवन हमारी इस तरफ को जा रही है, ये हमारी विंड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, ठीक है। तो यदि पवन का प्रवाह हमारा हो रहा है तो इन पवन के सहारे क्या होगा, तो जल की ऊपरी मात्रा है वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब अपर सरफेस अगर देखा जाए तो क्या होगा, वो धीरे धीरे इस हवा के कारण प्रवाहित होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सागर में अगर पवन के कारण, हवाओं के द्वारा जो ऊपरी सागरीय सतह के जल की मात्रा आगे की ओर प्रवाहित होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, ठीक है, तब हम इसे क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट नाम दिया जाता है। मतलब इसमें देखेंगे यहां पे गति कम है, दोनों चीजें समझिएगा, यहां पे जो स्पीड होगी वो कुछ कम होगी, लेसर स्पीड होगी, लेस स्पीड या कम गति कह देते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं, यहां पे गति कम होती है, ठीक है। लेकिन किसके, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर, इसका अपर सरफेस अगर कहा जाए, अब ये थोड़ी कि हवा चली तो पूरा का पूरा पानी सागर का एकदम उठ के चल देगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऊपरी परत होगी ना। अच्छा एक चीज और समझो, इस हवा का प्रवाह, अगर ये तो हमने एक पतली परत ली, मान लो अगर हम ये पूरा सागर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये मान लिया हमने, ठीक है, इस चीज को भी समझते चले, कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो क्या पूरा, जब हवा ऐसे चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, जब हवा चलेगी तो क्या पूरा का पूरा पानी नीचे से उठेगा, नहीं, ऊपरी परत जो है वही तो आगे की ओर शिफ्ट होगी। अब जैसे ये मान लो हमने डिफरेंट लेयर मान ली, तो एक लेयर हमारी ये शिफ्ट हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये लेयर होगी, फिर दूसरी लेयर होगी, उसमें हवा का प्रवाह कम होगा, तीसरी लेयर होगी, उसमें हवा का प्रवाह कम होता चला जाएगा। मतलब इसकी जो शक्ति होगी, जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते चले जाते हैं, वायु की गति ऊपरी सतह से निचली सतह में कम होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें यहां स्पीड 1, S2, S3, S4, S5 और S6 एटसेट्रा, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। तो यहां पे जो स्पीड होगी वो ये सबसे ज्यादा होगी, S2 कम, S3 और कम, S4, देन S5, देन S6। तो इस तरह से, तो जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं, इस हवा का प्रवाह जो है, जो प्रभाव बेसिकली वो घटता चला जाएगा। तो सीधे शब्दों में अगर हम प्रवाह को समझे, ड्रिफ्ट को समझे, तो यहां इसका मतलब हुआ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द अपर सरफेस ऑफ वाटर इन द ओशियन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो सागर की सतह के जल का पवन के प्रभाव के अंतर्गत आगे की ओर गतिशील होना क्या कहलाएगा, प्रवाह कहलाता। यहां पर जो गति होगी, वो स्पीड होगी, वो कम होगी, ये बात याद रखिए, ठीक है। अब दूसरा शब्द है करंट। अब यहां पे क्या होगा कि अब यहां पर अगर बेसिकली देखें तो यहां पे स्पीड, अभी इसमें अंतर मत समझिएगा कि क्या ये S1 S2 करंट है S3 में, नहीं, मैं जनरली एक बता रहा था कि इफेक्ट ऑफ विंड कैसे कैसे घटता चला जाता है। दिस इज द इफेक्ट ऑफ विंड। अगर देखें तो ग्रेटर डेप्थ में जैसे जैसे हम जाएंगे तो विद डेप्थ स्पीड जो है, वो जो अपर जो लेयर है या जो लेयर्स ऑफ वाटर है, वो क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट, ये अलग, ठीक है। तो ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर इन द ओशियन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड इज कॉल्ड। एक बात, अब यहां पे गति जो होगी वो अधिक होगी, एक बात, इसकी तुलना में जो करंट है, यहां पर चीजों को समझ में आ जाएगी। यहां पे क्या होगा, द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर, यहां जल की, सागरीय जल की एक निश्चित मात्रा जब अधिक वेग से एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगे, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तब हम उसे कहेंगे करंट।
तो ये हो सकता है कि यूपीएससी में आपसे प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर तीनों की डेफिनेशन में अंतर पूछा जाए, ये संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखेंगे तो करंट में अगर देखा जाएगा तो अमाउंट एंड द स्पीड ऑफ वाटर इज लार्जर और ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इसका वेग जो होगा वह प्रवाह से अधिक होगा और इसमें जल की मात्रा भी अधिक होगी। एक बात क्लियर होगी। ठीक, अब जब स्ट्रीम की बात करते हैं तो स्ट्रीम जो है वो जस्ट लाइक रिवर, बिग रिवर बेसिकली अगर कहा जाए तो बड़ी नदियों के समान जब जल की अत्यधिक मात्रा प्रवाहित होती है तब हम उसे स्ट्रीम कहते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए, ठीक है, यदि हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं तो यहां पर क्या होगा कि लगभग इंटरचेंजेबली अगर देखा जाए तो ये यूज किए जाते हैं, तो कोई बहुत विशेष अंतर इसमें नहीं आया करता। ठीक है, तो साधारण तौर पे हम क्या करते हैं, इस अंतर को नेगलेक्ट करते हुए अगर हम विशेषकर प्रारंभिक परीक्षा के स्तर देखें तो ये आएगा। लेकिन जब हम कई सागरीय धाराएं पढ़ते हैं तो ये आप देखेंगे, इनका नामकरण देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कैसे कह दिया। जैसे फॉकलैंड करंट, वो हमने बोल दिया। ठीक है, बेंगुला करंट अभी नाम लिया मैंने, कैनरी करंट है, ब्राजील करंट है, ये तो सब करंट आ रहे हैं। तो क्या करंट की बात करेंगे। अब गल्फ स्ट्रीम, अब गल्फ स्ट्रीम प्रवाहित होती है। अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं समझा दूं, जैसे अगर हम मैप पे ही देख लेते हैं बच्चों, चलो ये एक छोटा सा मैं बना दे रहा हूं जिससे क्या होगा, एक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये आइडिया लगना बहुत आवश्यक है ताकि चीजों को आप लोग बेहतर तरीके से समझ सको। तो मेरा प्रयास तो यही रहने वाला है कि मैं चीजें आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं। ठीक है, मान लो यहां पर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख रहे हैं केप हैट्रस से लेके ये यहां तक, जब आगे न्यूफाउंडलैंड तक हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी गल्फ स्ट्रीम के तौर पे जानी जाती है। जीएस कर दे रहा हूं, इसे हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, अब यही गल्फ स्ट्रीम जब हमारी कौन सी हवाएं होंगी, भाई आप लोग क्लाइमेटोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो भाई इक्वेटर से लेकर अगर हम दोनों गोलार्धों में देखें तो लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक आपकी ट्रेड विंड या ईस्टर्लीज प्रवाहित होती हैं। ठीक है, और 30 से लेके 60-65 डिग्री तक दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ में जो लैटिट्यूड है उन अक्षांशों में हमारी क्या प्रवाहित होती हैं, वेस्टर्लीज। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज दिस गल्फ स्ट्रीम मूव्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम जब इस तरफ की ओर मूव करती है तब हम इसका नाम भी बदल देते हैं, तब हम इसको कह देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तब हम इसको नाम दे देते हैं ड्रिफ्ट, नाम दे दिया जाता है। अब यही नाम क्या हो गया, यहां पे इसका ड्रिफ्ट नाम हो जाया करता है। और जब यही ड्रिफ्ट आगे की ओर बढ़ती है तो इसको देखेंगे तो ये अलग अलग जब जगह नॉर्वे की तरफ जाती है इसका एक हिस्सा, तब हम इसे नॉर्वेजियन करंट बोल देते हैं, एनसी नॉर्वेजियन करंट। अभी तो शॉर्ट में समझा रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये नॉर्वेजियन करंट हो जाएगी यहां पर। ठीक है, जब अफ्रीका के पास से होकर ये नीचे की ओर गुजरेगी, हालांकि इसी का विस्तार है, तब हम इसे यहां पे क्या नाम दे देते हैं बच्चों, कैनेरी करंट नाम दे देते हैं। ठीक है, ये नाम हम लोग अलग, अगर ये जिब्राल्टर स्टेट से होते हुए यूरोप की ओर बढ़ रही है, ठीक है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं, रेनेल करंट नाम दे देते हैं। तो ये नाम इस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा, अच्छा ये मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमने इससे में, ये देखें। ठीक है, इस चीज को समझे यहां पर। ठीक, तो ये हमने नाम दिया गल्फ स्ट्रीम। तो अब समझ गए, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर देखा जाए नाम में तो नहीं। तो करंट भी है यहां पे, गल्फ स्ट्रीम भी है, ये सारे नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, आइसलैंड यहां पर है, अगर आप देखेंगे यहां पे ये ग्रीनलैंड के पास आइसलैंड है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही एक हिस्सा जब ये आइसलैंड के पास से जाता है तब इसे क्या नाम देते हैं, इरमिंगर करंट भी बोल देते हैं। क्या नाम दे दिया, इरमिंगर करंट। आगे जब आप आएंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई। तो ये करंट स्ट्रीम, बस अंतर क्या है, यहां पे गति अत्यधिक होगी, यहां पे गति जो होगी सर्वाधिक गति होगी। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक गति होगी और जल की मात्रा, अमाउंट ऑफ वाटर, जल की मात्रा भी सर्वाधिक। बस ये अंतर जो बताया गया था वो इस तरह से हुआ कर। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर द, यहां पे अच्छा
तीनों में ही अगर देखेंगे तो जल की ऊपरी मात्रा ही प्रवाहित होगी, ये नहीं कि पूरा का पूरा पानी उठ के बह जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये बात भी समझिएगा। तो ये तीनों में अंतर मैंने आप लोगों को बताया। अब बात आते हैं कि जो हमारी ओशनिक करंट है तो वो आखिर कैसे डेवलप होती हैं। देखो, इनके जो महासागरीय धाराएं हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण अगर हम बात करें तो वो हमारे कारण कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, महासागरीय। अच्छा, एक चीज और हम आपको बता देते हैं कि जो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक बैच जो है जीएस का बैच जो हम लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी से हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है 2026 के लिए, और ये टीम जो है वो हमारी आपके सम्मुख है, जिसमें हमारे संजय ठाकुर सर जो पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए रहेंगे, विजय पांडे सर साइंस और टेक के लिए है, जावेद फारूकी सर हिस्ट्री और कल्चर के लिए, अंशुमान सिंह सर इकोनॉमी के लिए, आलम सर इथिक्स और एसए के लिए, मैं युगेंद्र शर्मा आपके साथ ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों की टीम है जो बहुत ही जल्द हम लोग क्या करें, एक जीएस का फाउंडेशन बैच आप लोगों को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम आगे। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कौन से उत्पत्ति के कारण, बेसिकली क्या है, नॉट अफेक्टिंग, उत्पत्ति के कारण। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है, रीजन फॉर द, हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट कह सकते हैं या ओरिजिन ऑफ ओशनिक करंट। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला चीज अगर हम देखते हैं, फर्स्ट थिंग जो अगर हम देखते हैं, पहली चीज वो हमारी क्या होती है, रोटेशन ऑफ अर्थ। पहला पहला फैक्टर जो है वो हमारा है रोटेशन ऑफ अर्थ। ये कह सकते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति। रोटेशन ऑफ अर्थ ये हमारा पहला कारक है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ठीक है, रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशनिक करंट, वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला कारण है हमारा जो हमारे अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति से संबंधित है, उसमें पहला हम ले रहे हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। अब एक बात बताओ, जिसे आप लोग बेसिक में कभी देखेंगे जब पढ़ते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, चलो भाई पृथ्वी हम ले लेते हैं, इसे समझिएगा। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, तो जनरली हम इस तरह से ले रहे हैं, और ये मान लिया कि ये हमारा एक्सिस है फॉर एग्जाम्पल। हमने अभी एक्सिस को सीधे ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, हमने झुकाया नहीं है कि 90 डिग्री झुकाना है या वो मैंने नहीं लिया है। एक मिनट, मतलब हमने ये एक्सिस सीधा लिया है फिलहाल, ताकि चीजें आपको आसानी समझ में आ जाए। हमने क्या किया, ये जो हमारी पृथ्वी है ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। ठीक है, दिस इज द एक्सिस, और हमने रोटेट कर दिया, हालांकि टिल्ट 23.5 डिग्री, हम उस पर ना जाके एक जनरल आइडिया ले रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके। ठीक है, अब क्या हुआ कि पृथ्वी जो है वो हमारी रोटेट कर रही है। अब जनरली अगर आप एक चीज जानते हैं कि ये जो इक्वाटोरियल डायमीटर है हमारा, बेसिकली हम सॉरी पेरीमीटर की बात करेंगे, इक्वाटोरियल पेरीमीटर ये है लगभग 40,075 किलोमीटर लगभग, ये हम मानते हैं, इसको हमने कहा इक्वाटोरियल पेरीमीटर। ठीक है, विषुवत रेखीय परिमाप इसे हमने कहा। ठीक, अच्छा, अर्थ जो है रोटेशन अपना जो जनरली कंप्लीट करती है, आप जानते हैं 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ऐसे कहते हैं, हम मान लेते हैं रफली 24 आवर। ठीक है, तो 24 आवर में अर्थ जो है वो 1 स्पिन कंप्लीट कर लेती है, अपना एक घूर्णन काल उसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब ये जो डिस्टेंस है, अब मान लीजिए कि मैंने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए कितनी देर में घूमेगा, 24 घंटे में इसी पोजीशन पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब इसे समझते हैं, ये आप लोगों ने एक फॉर्मूला तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है कितने घंटे में, 24 घंटे में, तो ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया।
ये हमने क्या मान लिया, स्थिर है, कांस्टेंट है। ठीक, अब हम ये कह सकते हैं स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मतलब यदि दूरी अधिक तो गति अधिक, दूरी कम तो गति भी कम। आप समझे। अब हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल, फॉर एग्जांपल एक सर्कल छोटा सा मैंने और बना लिया, मान लेते हैं, ठीक है, आप लोगों की समझ के लिए हमने कहा लो भाई एक सर्कल हमने ये बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो जैसे जैसे हम पोलर रीजन की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ये जो पेरीमीटर है ये डिस्टेंस घटती चली जाएगी। अब एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट हमारा बी है। ठीक, अब दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो 24 आवर में स्पिन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस मैक्सिमम है। जो इक्वेटोरियल पेरीमीटर है इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब, अगर देखा जाए। ठीक है, लार्जेस्ट सर्कल जो है वो इक्वेटोरियल पेरीमीटर। हालांकि बहुत से टीचर क्या बताते हैं कि पोलर से भी ले लें तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा गलत है। तो जो लार्जेस्ट सर्कल है वो हमारा इक्वेटोरियल पेरीमीटर कहा जाएगा। एक बात ये समझो, ठीक है। तो जब हम यहां 40,075 किलोमीटर, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं डिस्टेंस घटती जा रही है, और ठीक पोल पे आ जाओ। ठीक पोल पे एक ऑब्जेक्ट है सी, तो अगर आप समझेंगे तो जो रोटेशनल स्पीड होगी अर्थ की, अब आप मुझे खुद बताएं, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ एट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। क्या इस बात को समझ पाए? नहीं। पृथ्वी की घूर्णन गति ए पर अधिक होगी, बी पर कम होगी, और सी ऑब्जेक्ट के लिए और भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जो पोलर रीजन पे उसे 24 आवर में ही अपना एक स्पिन कंप्लीट करना है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी 24 आवर में, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसको भी 24 आवर में कंप्लीट करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, अर्थ जब तेजी से रोटेट कर गई, तो अब यहां पे क्या होता है बच्चों, इस पॉइंट को समझते हैं कि जब अर्थ की रोटेशनल स्पीड सबसे ज्यादा कहां है, इक्वेटर पर है। ये बात समझिएगा। लो 28-29 किलोमीटर हम लोग मानते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा प्रति मिनट के हिसाब से। अब जब ये आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो। अगर आप स्पीड ऑफ अर्थ निकालना है तो क्या करना है, तो 40,075 को 24 घंटे में घूम रहा है, तो 60 मिनट के हिसाब से निकाल लेंगे तो लगभग 28-29 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से आएगी। और अगर कर देंगे तो ये प्रति सेकंड निकल के आ जाएगी। जो भी आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर पर मिनट ये हमने निकाल सकते हैं यहां से, जो एक एवरेज होती है। लगभग हम मानते हैं कि लगभग 28-29 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से ये हमारी स्पीड आ जाती है। ठीक, अब समझो कि यहां पे भाई सागरीय धाराओं का क्या प्रभाव होगा, क्यों, कैसे उत्पन्न हुई। अब समझिए कि जब अर्थ तेजी से रोटेट कर रही है तो इसके रोटेशन का इंपैक्ट क्या हुआ। तो कुछ बातें मैंने एक्स्ट्रा यहां पे आपको बताई, इसे समझिएगा कि जब अर्थ की रोटेशनल स्पीड यहां पर है कम, तो जब अर्थ की रोटेशनल स्पीड कहां ज्यादा है, इक्वेटर रीजन में, तो जब अर्थ तेजी से रोटेट करती है और डायरेक्शन क्या होगी हमारी, वेस्ट टू ईस्ट। भाई रोटेशनल क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, हाँ या ना। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, इस बात को समझो। ठीक है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी घूर्णन कर रही है, तो पानी अगर कोई स्टेशनरी, जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं घूमूंगा तो मेरा हाथ भी उसी स्पीड से घूमेगा। क्या पानी उसी स्पीड से यहां अर्थ का साथ दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो बच्चों सेम सिचुएशन यहां पर क्या आती है, अगर देखते हैं, जो मैं आपको बताऊं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसको समझें, अच्छे समझिएगा, ठीक है। अब ये हमारी अर्थ, अब क्या हुआ कि जब अर्थ हमारी रोटेट कर रही है वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, रोटेशन क्या है हमारा, अर्थ किधर को रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, ये हम मान लेते हैं हमारी क्या है यहां पर, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा है, यहां पे हम मान लेते हैं, ये हमारी क्या है, विषुवत रेखा, ये इक्वेटर, ठीक है। और पृथ्वी घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की ओर, तो पानी उसका साथ नहीं दे पाता उस स्पीड के साथ में। तो जो पानी है ना, तो विषुवत रेखा से जो जल है वह
इस दिशा में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। कहां पे? इक्वाटोरियल जोन में, विषुवत रेखा के समीप। इस बात को समझिएगा, जब विषुवत रेखा के समीप क्या करते हैं, एक ये हमारा इक्वेटर, ठीक है। अब ठीक है क्या? चलो मान लेते हैं। तो ये हमारा टेढ़ा जा रहा है, चलो। ठीक, तो विषुवत रेखा के समीप भाई, एक तो स्पीड ज्यादा, तो जो जल है वो पानी किधर मुड़ जाएगा? वेस्ट से ईस्ट की ओर, ना जाके ईस्ट से वेस्ट की ओर पानी। क्यों? पानी उतनी स्पीड से नहीं मूव कर पाता, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में पानी जो है वो पीछे की ओर मूव करने लग जाया करता है। ठीक है, तो जब भी अगर हम देखेंगे तो यहां पर आप तीनों महासागर अगर हम देखते हैं, चाहे वो प्रशांत हो, चाहे वो अटलांटिक हो, चाहे वो हिंद महासागर हो, विषुवत रेखीय धारा प्रवाहित हुआ करती है। और जब ये उत्तरी गोलार्ध में है तब बच्चों में इसे नाम दे देते हैं नॉर्थ इक्वाटोरियल करंट, और इधर साउथ इक्वाटोरियल करंट। ठीक, ये दो धाराएं हमने यहां पे देखी। ठीक है, इस बात को समझिएगा, क्लियर है? तो यहां पे जल में गति किधर को हो गई? तो इक्वेटर जोन में आप तीनों महासागर में देखेंगे तो जो महासागरीय धाराएं होंगी इन द इक्वेटोरियल जोन, ठीक है, और द इक्वेटोरियल करंट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये इस रोटेशन का इंपैक्ट होता है। तो याद रखना, ये जो जल का प्रवाह हो रहा है, ये करंट किस तरफ को मूव कर रही है? ये करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? करंट की डायरेक्शन हो गई ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओशनिक करंट नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो विषुवत रेखा के समीप अगर हम देखेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, एक बात तो ये आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब कई बार क्या होता है, इस बात को भी समझते हैं कि जब महाद्वीप है या महासागर की हम कहीं बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अटलांटिक को ही ले लेते हैं, मान लेते हैं। चलो, हमने क्या किया, अटलांटिक को थोड़ा सा आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए। ये आपको लोगों को समझने के लिए एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं है, वरना कि ये मत सोचने लगना कि ये एग्जैक्टली डायग्राम होता है क्या, वो ऐसा नहीं है। लगभग समझाने के लिए मैंने आपको ये बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग यहां पे इसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब बड़ा बनना है इसको, लो है। ये हम लोग यूरोप की बात बाद में करें। चलो, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया, ये हमारी यहां पर देखेंगे तो ये रही हमारी विषुवत रेखा। ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जल होगा वो किधर को मूव करना शुरू कर देगा? अपने इस दिशा में। तो ये जो जलधारा है वो हमारी इस तरह से चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अटलांटिक में यदि ये चल रही है तो क्या हुआ, इसे हमने नाम दे देंगे नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। क्या नाम दिया इसका? अटलांटिक ओशन, तो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, और ये साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। अब जब पानी यहां पे आ रहा है तो इस जगह इकट्ठा भी होना शुरू हो जाएगा। कौन सी धारा कैसे, वो हम बाद में बात करेंगे, वो इफेक्ट की बात करेंगे क्या इसकी वो है। ठीक है, तो जब पानी यहां पे इसके वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहां इकट्ठा हो गया इस जगह पे अगर देखा जाए तो, ठीक है, तो इस दक्षिण अमेरिका के यहां पर, ठीक है, क्या होगा, पश्चिमी भाग पे या महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर ये पानी इकट्ठा हो गया। और जब पानी जब इकट्ठा हो जाता है तो उसका कुछ हिस्सा क्या होगा, ये बैक चलने लग जाता है, ये बैक इस तरह।
ठीक है, पीछे की ओर बैक होके चलने लग जाता है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। क्या नाम देंगे बच्चों? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसे हम कहेंगे प्रति विषुवत रेखीय धारा। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, इसे नाम देंगे हम लोग प्रति विषुवत रेखीय धारा, जो रेड कलर से है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर से है उसका नाम नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। और ये रेड कलर से जो बना दी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, प्रति विषुवत रेखीय धारा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो धाराएं हैं वो हमारी प्रवाहित हुआ करती हैं। तो हमने बात कही कि ये हमारी अटलांटिक की है, तो अटलांटिक धारा के लिए अगर हम अटलांटिक की बात करते हैं तो यहां पे अटलांटिक में अगर हम बात करते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट, सीईसी का मतलब काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो यहां अटलांटिक में जो नाम दिया गया है, कहां पे? इस अटलांटिक महासागर में बच्चों जो नाम दिया गया है उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, उसका नाम है लोमोनोसोव, लोमोनोसोव करंट। तो जो प्रति विषुवत रेखीय धारा है अटलांटिक महासागर की, उसको जो नाम दिया गया उसे हम कहते हैं लोमोनोसोव धारा, ठीक है। तो हालांकि ये काफी मुश्किल से आपको ये नाम मिलते हैं, तो आगे क्लास में हम बताएंगे कि प्रशांत में कौन से हैं। या एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि प्रशांत महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा का क्या नाम दिया है और हिंद महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धारा का क्या नाम है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क कह लो या टास्क कह लो, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां पर ही हम बना सकते हैं, तो रेड से अगर बनाएंगे तो ये क्या बन गया हमारा, यहां पर ये बन गई हमारी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये हो गई सीईसी, ठीक, सीईसी याद रखिएगा। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल समझने के लिए मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक। तो ये नाम हमारे याद रहने वाले जो आप लोग याद रखेंगे। तो आई होप कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक फैक्टर और है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ये आप लोगों को तो पता ही होगा, कोरियोलिस बल, ठीक है। दूसरा फैक्टर है हमारा, वो है बच्चों कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स। देखिए ये बात आप जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो क्या रियल फोर्स है? नॉट अ रियल फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं है, वास्तविक बल है ही नहीं। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ, याद रखना। तो कोरियोलिस फोर्स बेसिकली इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी की घूर्णन गति का ही प्रभाव मात्र है। अब बेसिकली दिस फोर्स वर्क्स ऑन, कोरियोलिस फोर्स वर्क्स ऑन an object which is in motion, which is in motion। एक बात और समझ लीजिए कि जो कोरियोलिस बल है वह केवल और केवल गतिशील वस्तुओं पर ही कार्य करता है, गतिशील वस्तुओं पर, ठीक है। मतलब अगर कोई स्टेशनरी है तो कोई काम क्यों करेगा, ठीक है। तो हालांकि इसको हम लोग जब बेसिक जब पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, किस तरह से ये काम करता है। बस यहां पर हमको याद रखना है कि इस बल के कारण जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में, जब हम ओशनिक करंट की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो सागरीय धाराएं हैं वह अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाया करते हैं।
ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर ये क्या होती हैं, ये मुड़ जाया करती हैं। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की ओर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये करंट इस तरफ जा रही है तो अगर कोरिस फोर्स इफेक्ट करेगा तो ये राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाएगी इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। यहां पे इस तरह से बना देता हूं, फॉर एग्जांपल है, समझो अगर कोई ओशन करंट इस तरफ को जा रही है तो इसका राइट हैंड इधर होगा, अगर ये इधर जा रही है तो इसका राइट हैंड इधर होगा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड होगी, ये इसका राइट हैंड साइड होगा। मतलब हम कह सकते हैं यहां पे कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहां पे हम ओशनिक करंट की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मूव कर रहे हैं यहां पे, क्लॉकवाइज। ठीक है, और सेम दूसरी साइड में देखें, दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर। मतलब अगर कोई करंट इस तरफ को मूव करना था तो इस इफेक्ट के कारण क्या होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरिस फोर्स ये करंट किधर को मुड़ जाएगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाएगी। अगर इस तरफ को जा रही थी तो ये इस तरफ को मुड़ जाएगी। मतलब क्या हुआ, ये क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखिएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरिस फोर्स oceanic current deflected toward the right hand side in the northern hemisphere and toward the left hand side in the southern hemisphere. That is, clockwise moves clockwise in north hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere. तो हमें याद रखना होगा, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर सागरीय धाराएं मुड़ जाया करती हैं। जैसे अभी एक उदाहरण में हमने डायग्राम नहीं बनाया, यहां पे देखें, कहां गया भाई, हाँ ये देखो, उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो अपने दाहिनी ओर मुड़ गई, मुड़ती चले जाएंगी दाहिनी ओर। तो जो एक साइकिल बना दिया करती हैं, एक चक्र का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग नाम दे याद रखेंगे, आगे हम लोग आगे इसका शब्द इस्तेमाल करेंगे, इसे हम कहते हैं गायर्स। ठीक है, गायर, गायर मतलब एक पैटर्न फॉर्म में, मतलब एक उत्तरी गोलार्ध में एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, साउथ हेमिस्फीयर में भी सर्कल कंप्लीट कर दिया। तो हमें पूरे ग्लोब पर, तो ये आप लोगों के लिए एक सवाल है, चलो बताइएगा कि हमारे पास कुल कितने गायर्स मिला करते हैं, टोटल गायर्स कितने हैं। ठीक है, और ओशन हमारे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तो इन तीनों महासागर को मिलाकर कुल कितने गायर्स हमें मिला करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, नंबर ऑफ गायर्स कितने होंगे, गायर्स मतलब कि एक कंप्लीट सर्कल बना दिया। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन कौन सी धाराएं होंगी वो हम आगे क्लियर करेंगे, जब ओशन करंट का टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को लेते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे सवाल है, टोटल कितने गायर्स हमें ग्लोब पर मिला करते हैं इन जनरल। ठीक है, चलो अब बच्चों यहाँ पे एक शब्द और है जिसे हम बात करते हैं, वो हमारा एकमैन ट्रांसपोर्ट। हालांकि हम डिटेल में इसे समझाएं की जगह थोड़ा सा कम में इसे समझाते हैं। एक शब्द आप लोग पढ़ते हैं, एकमैन्स ट्रांसपोर्ट, एकमैन ट्रांसपोर्ट इसे कहा जाता है, या हम इसी को यहां पे एकमैन स्पाइरल भी नाम देते, एकमैन स्पाइरल। ठीक है, अभी आप देखो मैंने एक डायग्राम बनाया था, चलो दोबारा मैं बना दे रहा हूं। मान लीजिए कि जैसे ये हमारा ओशन है, देखिए जो विंड है उसका इफेक्ट महासागर में हर धारा पे क्या होगा, अलग अलग होगा, मतलब हर सतह पे अलग अलग होगा। यहां मैंने बताया ऐसे समझे, ये हम पूरा ओशन मान लेते हैं। तो अगर यहां देखते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, अगर हम यहां इसे समझते हैं, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं भाई, डिटेल में तुम लोग क्लास में बात करेंगे ही। ये हमारा डायरेक्शन ऑफ विंड, ये पवन के चलने की दिशा है। ठीक है, और इस लेयर जो ऊपरी परत होगी, जाहिर सी बात है उसकी स्पीड S1 मान ली, इसकी S2, इसकी S3 और इसकी S4। तो जो स्पीड है वो हमारी डिफरेंट होती चली आएगी। यहां पे अगर देखेंगे तो ऊपरी सतह की गति अधिक होगी, निचली सतह की गति और कम, और सबसे निचली सतह की गति और कम होगी। पॉइंट क्लियर है? मतलब अगर हम देखेंगे तो वायु के प्रवाह के कारण जो सागरीय जल है,
ठीक है। एक तो हम पृथ्वी का देखो एक साथ सारे इफेक्ट हम अलग अलग करके नहीं देख सकते, हम सारे इफेक्ट एक साथ देख रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, अर्थ का रोटेशन तो हो रहा है, तो कोरिस फोर्स भी काम कर रहा है यहां पर हमारा, और साथ साथ एकमैन स्पाइरल या एकमैन इफेक्ट, एकमैन ट्रांसपोर्ट तो अगर नेट रिजल्टेंट होगा, हम एकमैन उल्टा लिख दिया हमने, हमें क्या करना था यहां पे, पहले एकमैन स्पाइरल देन ट्रांसपोर्ट, एकमैन स्पाइरल और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसे समझ लो। अब यहां पे क्या हुआ कि हर परत जो है वो अलग अलग तरीके से मूव कर रही है। अब यहां पे क्या होता है इन जनरल, जैसे हमने देखा कि जो सागरीय धारा है वो जनरली जब हवाएं चला करती हैं और पृथ्वी की घूर्णन गति भी है, उसके कारण इन जनरल जो है 45 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जाता है आराम से, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये कह सकते हैं फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विंड। मतलब यदि हवा ऐसे चल रही है तो ये जो सागर जो जल की दिशा होगी वो कुछ इस तरफ से हो जाएगी, मतलब 45 डिग्री तक मुड़ जाना, ये और नीचे की ओर मुड़ जाएगी, ये और नीचे की ओर, एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी। बस इतना ही अंतर यहां पे समझना है। इसको हम एक काम करते हैं, एक मैंने ले रखा है, इसे समझो। ये हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा हमारा एक हमने सी ले लिया, ठीक है। हम गहराई में बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने क्या कहा कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड है, ये हमारे पवन की दिशा है कि पवन हमारी इस तरफ से चल रही है। अब इन जनरल क्या होता कि भाई हवा जैसे चल रही है तो पूरे सागर का जल भी, जैसे मान लो ये मेरे तरफ आपकी तरफ है, ये हाथ मेरा, ठीक है, तो अगर हवा ऐसे चल रही तो सागर का जल क्या होना चाहिए, सीधा चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, ये जो सागर का जल है ये क्या हुआ, ये कुछ बेंड हो जाएगा 45 डिग्री तक, लगभग 45 डिग्री तक ये बेंड होकर, ठीक है, जब 45 डिग्री बेंड होकर तब ये चलेगा। और हर परत की स्पीड अलग अलग है, अर्थ के रोटेशन का भी इंपैक्ट है। तो आप देखेंगे तो जो सागरीय ऊपरी सतह की करंट है वो 45 डिग्री तक मुड़ जाती है यहां पर, लगभग 45, ये डायरेक्शन ऑफ विंड, और ये क्या हुआ यहां से 45 डिग्री तक मुड़ गई और मुड़ती चली जाएगी, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, ये मुड़ती चली जाती है, ठीक है। अब जो धीरे धीरे जब ये मुड़ेगी आप देखेंगे यहां पर ये, और इधर और इधर और इधर और इधर, ये अलग अलग डायरेक्शन में, इसको रेड पेन रेड से ले लेते हैं ताकि ज्यादा बेहतर होगा। ये पहला मोड़, धीरे धीरे मुड़ना होना शुरू हो गया, लगभग ये इस तरह से इस तरह से, और एक स्थिति ऐसे ही आएगी कि जब पूरी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ विंड है और ये डायरेक्शन ऑफ वाटर है, मतलब पूरी तरह से यहां पे चेंज हो जाना, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मैं अपने हाथ को देखूं, ये मान लो मेरे हाथ को देखो आप इस तरह से, तो जो ऊपरी परत है हवा ऐसी चल रही है, ऊपरी परत 45 डिग्री है ना, ऐसे मान लो, हाँ ऊपरी परत ये 45 डिग्री और दूसरी परत इस तरह से, तो पूरी इस तरह से मूव कर जाना, ठीक है। तो हर परत जो है अलग अलग तरीके से क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट होती चली जा रही है, ये ज्यादा बेहतर है ना। ये पहले हवा ऐसे तो 45 डिग्री और 45 और 45, तो इस तरह से, तो डायरेक्शन ऑफ विंड के जस्ट अपोजिट हो जाती है एक तरह से, तो ये स्थिति होती है, ठीक है। ये लास्ट वाली उंगली यहां से इस हवा के बिल्कुल विपरीत हो जाती है, तो इसको कहा जाता है एकमैन स्पाइरल और एकमैन ट्रांसपोर्ट। तो इन जनरल क्या होता है कि लगभग हवा की दिशा से जो पानी का नेट ट्रांसपोर्ट हो जाता है वो 90 डिग्री तक हो जाता है, इसी को कहा जाता है एकमैन ट्रांसपोर्ट। बस सिंपल शब्दों में हम लोग इतना ही हमें समझना होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो जो पवन की दिशा फॉर एग्जांपल और देख लो, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ विंड माने, अगर ये हमारी डायरेक्शन ऑफ विंड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे हम लोग एकमैन ट्रांसपोर्ट। और जो स्पाइरल बनता चला गया उसी से क्या हुआ हमारा फाइनली एकमैन ट्रांसपोर्ट हो जाया करता है, ठीक है। इस बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक। ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी पतंग उड़ाई हो, तो जब पतंग उड़ाते हैं तो जैसे कहीं पतंग काटनी हो तो आप क्या करते हैं, हाथ फोर्स ऐसे लगा तीजे से खींच रहे होते हैं और वो पतंग इस तरफ को मुड़ती चली जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जैसे आप करते जाएंगे इस तरह से पतंग बिल्कुल डेविएट होती चली जाएगी। तो इसी तरह से गायर का फॉर्मेशन भी हुआ करता है, ठीक है। एक तो फैक्टर हमारा ये रहा। अब यहां पे 2-3 फैक्टर और है जिसकी हम बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो हमारा ग्रेविटेशनल, नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी बात कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल बल गुरुत्वाकर्षण बल है हमारा, और एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल, और साथ साथ अपकेंद्रीय बल। देखो, एक बल हमारा सेंटर की ओर लग रहा है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और एक लगता है सेंटर से बाहर की ओर। आप इसे समझिए। देखिए, इन जनरल क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मैक्सिमम कहां होगा? एट पोल्स। और मिनिमम कहां होगा? इक्वेटर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मैक्सिमम कहां है? एट पोल्स, और मिनिमम एट इक्वेटर। पॉइंट क्लियर? दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल की बात करें, हम सेंट्रीपिटल नहीं बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करेंगे, तो मैक्सिमम कहां होगा? एट इक्वेटर, और मिनिमम एट पोल्स। इस बात को समझ, ठीक है? अब इसके कारण जनरली क्या होता है, इस बल के कारण जो हमारी सागरीय जल है, जो सागरीय धाराएं हैं, वो जनरली क्या होती हैं कि सागरीय जल ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गतिशील होना शुरू हो जाया करता है। ठीक है? मतलब अगर देखा जाए, इसको ऐसे समझें, इसी बल के कारण ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम यहां पर जल को खींचना, ठीक है, और यहां पे जल बाहर की ओर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा। इस कारण से क्या होता है कि जो जल की जो दिशा होगी वो इक्वेटर से पोल्स की ओर और पोल्स से इक्वेटर की ओर हो जाया करती है। ये जनरल ट्रेंड है इसी वजह से। ठीक, चलो अब हम कुछ फैक्टर्स और लेते हैं। जैसे अगर हम ओशन फैक्टर लेते हैं, ओशन हम बात करेंगे बच्चों कुछ ओशन की, तो यहां पे अगर हम देखें एक फैक्टर और है हमारा, वो है ओशनिक टेम्परेचर, महासागरीय ताप। ठीक, इस बात को समझें, महासागरीय ताप। तो ओशनिक टेम्परेचर, क्या आप बताएंगे कि सभी जगह महासागरों में तापमान एक जैसा होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, देखिए इक्वेटर पर देखेंगे, एट इक्वेटर या इक्वेटोरियल रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा, और बच्चों पोलर रीजन में टेम्परेचर क्या है हमारा? इसकी तुलना में कम। ये बात आप जान रहे हैं? ठीक है, अब जब पानी जिस क्षेत्र में, जब पानी, देखो मैंने एक बात याद रखना हमेशा के लिए, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, रॉक हो, और ह्यूमन हो, ठीक है, जैसे ही इनका तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ा, ये फैलने लग जाते हैं। ठीक है, फैलने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, ऐसे समझ लो। ठीक, हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, पानी भी गर्म होकर फैलेगा, ऊपर की ओर उठेगा, चट्टान फैलना शुरू कर देती है। अब ऊपर तो खैर नहीं उठेगी, लेकिन फैल जाती है। ठीक है, आदमी जब गर्म हो जाएगा उसका तापमान, तो भी उठ के फैलना शुरू हो जाएगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो अलग बात है, कर पाए ना कर पाए वो अलग चीज है। खैर, तो इस बात को समझते हैं हम लोग कि इसे देखें कि जब इक्वेटर जोन में तापमान ज्यादा, भाई जब इक्वेटर जोन में टेम्परेचर हमारा इस जोन में ज्यादा है, यहां पर इस क्षेत्र में, ठीक है, तब इस रीजन में अगर हम देखेंगे तो टेम्परेचर हमारा यहां पे ज्यादा, तो टेम्परेचर ज्यादा तो पानी हल्का होगा और ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाएगा, और उस कारण क्या होगा, इसका मूवमेंट पोलर की ओर होना शुरू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पानी जो है वो जल की, जो जल है वो किधर को मूव करना शुरू हो जाएगा? हमारा विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, पोलर रीजन की ओर। और जो ठंडा पानी है वो भारी होकर नीचे की ओर बैठेगा, तो उससे क्या होगा, ये पानी धीरे धीरे पोलर रीजन से कहां को आना शुरू हो जाएगा? इक्वेटर की ओर आना शुरू। तो जल का प्रवाह कुछ इस तरह से हुआ करता।
अब इसी क्रम में जब हमने ओशन टेम्परेचर की बात करी, आप यहां पे एक फैक्टर और ले सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ओशनिक वाटर। इसको भी ऐसे ही समझ लो, बहुत इजी वे में। डेंसिटी ऑफ ओशनिक वाटर मतलब आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। घनत्व की बात कर लो, हल्का और भारी, सिंपल। जब डेंसिटी ज्यादा है तो पानी क्या होगा, भारी हो जाएगा। और जब पानी भारी हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने दो ओशन ले लिए, ठीक है, मान लो दो ओशन है, दो ओशनिक जोन मान लिए, ये हमारे दो ओशन है, ठीक है। ये हमारा O1 है और ये ओशन 2 है, ठीक है। इसे समझते हैं, समझ लो जरा। ठीक है, इसे समझने की आवश्यकता है। ये O1 और O2, ठीक है। ये D1 इसकी डेंसिटी और इसकी D2। हमने कहा जो डेंसिटी है वो ये ज्यादा है, ये कम है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ओशन 1 की डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब डेंसर होगा, मतलब ये भारी होगा। और भारी होगा क्या होगा, ये भाई जो भारी व्यक्ति होते हैं वो सतही नहीं होते हैं। एक होते हैं बहुत हल्के व्यक्ति, कहते हैं ना हल्के व्यक्ति हैं भारी हैं। तो जो भारी व्यक्ति होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं, वो उछलते नहीं है, बहुत आराम से रहते हैं, बिल्कुल शांत। और जो हल्का होगा वो उछलेगा। तो वैसे ही समझिए, जब पानी भारी है, डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जल का जो तल होगा वो कुछ निचला हो जाएगा और इसका जल का तल कुछ ऊपर की ओर हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगा, पानी का मूवमेंट O2 से O1 की ओर होना शुरू। ये सिंपल तरीका बताया, ठीक है। तो एक ही ओशन के डिफरेंट पार्ट में, तो वही ओशन टेम्परेचर में या डेंसिटी में अंतर होता ही है। क्यों, सैलिनिटी के कारण। अब यहां पे सैलिनिटी का ही फैक्टर ले सकते हो। अब यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं, ओशनिक सैलिनिटी, सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर, सागरीय जल की लवणता भी तो ले सकते हैं। अब अगर ज्यादा सैलाइन है तो डेंसिटी ज्यादा, जब डेंसिटी ज्यादा तो वो बैठना शुरू करेगा, बैठेगा तो उसका ओशन लेवल उस जगह में कुछ तो अंतर आएगा, कुछ कम हो जाएगा, तो आसपास से पानी दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है, एक बात, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ओशनिक वाटर के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं, तो चाहे वो हमारा टेम्परेचर हो, चाहे वो डेंसिटी हो या सैलिनिटी हो, लगभग एक अंतर संबंधित है, ठीक है। तो इस बात को याद है, भाई सैलिनिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ये भी होता है। सैलिनिटी ज्यादा और डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है, ठीक। चलो भाई, अब इसके अलावा दो कुछ फैक्टर्स और भी हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कुछ फैक्टर्स, मान लो इसी के तौर पे देख लेते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करें तो वेपराइजेशन, और देख लो वेपराइजेशन, देखो ये सारे फैक्टर इंटर रिलेटेड हैं। वाष्पीकरण, वेपराइजेशन, ठीक। वेपराइजेशन कहां ज्यादा होगा, वेपराइजेशन जो होगा, वेपराइजेशन मैक्सिमम कहां होना चाहिए, भाई जहां टेम्परेचर ज्यादा। मतलब हम ये कह सकते हैं वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। भाई जिस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे वेपराइजेशन ज्यादा होगा, तो हर एक सी बात है ना। और मान लो जहां पे वेपराइजेशन ज्यादा है तो पानी भाप बन के ज्यादा उड़ेगा, तो उस जगह पे वाटर का लेवल कुछ कम होगा, सागर के जो तल है पानी का वो क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा। और जब वेपराइजेशन कम है तो वहां पे पानी भाप बन के कम उड़ेगा, तो उससे क्या होगा, भाई इस जगह पे क्या मान लेते हैं कि दो जगह है, मान लीजिए दो सागरीय जल के तल मान लेते हैं, ऊपरी सतह। तो यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा है इस जगह, तो यहाँ पानी भाई भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा, तल नीचा। या वाष्पीकरण कम, वेपराइजेशन कम, तो पानी क्या होगा, अब इस तरफ से मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब हायर वेपराइजेशन जोन की ओर पानी मूव करना शुरू कर देगा। देखो ये जो चीजें बता रहा हूं ना, ये आपके प्रारंभिक परीक्षा में जो स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चंस आया करते हैं उनमें ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जो जो चीज मैं आज बता रहा हूं बच्चों, वो वहां के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। एक बात, ठीक। तो वाष्पीकरण का प्रभाव समझ में आ गया। वेपराइजेशन कहां, जहां टेम्परेचर ज्यादा, तो अब कहां से कहां की ओर मूव करेगा, इसे ही समझ लो। ऐसा करते हैं, वेपराइजेशन हाई और वेपराइजेशन लो, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब जहां हाई वेपराइजेशन होगा तो डायरेक्शन ऑफ वाटर किधर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां से यहां को,
तो जहां पे वेपराइजेशन लो है और जहां वेपराइजेशन हाई है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट या ओशनिक करंट मान लो, ठीक। तो जहां पे वेपराइजेशन कम है वहां से अधिक वेपराइजेशन वाली। अब इसी कारण क्या होगा कि ध्रुवों से, भाई ध्रुवों में बाष्पीकरण कम है तो ध्रुवों से किधर को बल जल आना शुरू हो जाएगा, विषुवत रेखा की ओर। तो ये तरीके हम कह सकते हैं, ठीक। दूसरा, जैसे हमने माना कि कुछ हमारी विंड्स है, फॉर एग्जाम्पल हमने बात की कुछ हमारी विंड्स, फॉर एग्जाम्पल विंड्स, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विंड्स। विंड्स में आप देखते हैं तो देखिए लोकल विंड की बात नहीं कर रहे हैं हम, बेसिकली बात कर रहे हैं जो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स, इन्हीं को हम लोग ईस्टर्लीज भी कहते हैं। दूसरी हमारी वेस्टर्लीज भी हैं और थर्ड हमारी पोलर विंड्स, ठीक है। मैं हिंदी में बोल दे रहा हूं, इन्हें हम व्यापारिक पवनें या पूर्वी पवनें कहा जाता है, ये पछुआ पवनें हैं और ये हमारी ध्रुवीय पवनें हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इन पवनों के कारण क्या जलों का प्रवाह नहीं होगा। मान लो अगर ग्लोब पर अगर आप देखते हैं भाई इस एरिया में, यहां पे समझते चलें, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, एक मिनट, ये देख, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हमने बना ली, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ये हमारा जोन है, यहां से देखो ये, ठीक। भाई ये जो एरिया है हमारा, हम इसकी बात कर लेते हैं, ये है हमारा 0 से 10 डिग्री, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, 60 से 65 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ साउथ मान लेते हैं। ये प्रेशर बेल्ट है बच्चों, 30 से 35 डिग्री साउथ, 60 से 65 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे विंड चला दो, देखिए इस क्षेत्र में बच्चों जो हवाएं चला करती हैं वो हमारी ये हमारी व्यापारिक हवा, ये हमारी ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। और बच्चों ऊपर से जो आया करती हैं ये हमारी वेस्टर्लीज हैं, ये याद रखिएगा, ठीक, ये याद रखना। उल्टा बना दिया, एक मिनट यहां उल्टा हो गया, क्षमा कीजिए। ओहो ये क्यों जा रहा है, रुक जा भाई, ये हवाएं मैंने गलत बना दी, इसे सही कर दे रहा हूं, 1 मिनट लग रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। 0 से 10, 30 से 35, 60 से 65, ये हमारे प्रेशर बेल्ट्स हैं। यहाँ पे जो हवाएं चलेंगी वो हमारी कुछ ये चलती हैं, क्षमा कीजिएगा पहले ध्यान नहीं दे पाए, ये हवाएं हमारी व्यापारिक हवाएं हैं, ठीक। ये हमारी पछुआ हवाएं हैं, वेस्टर्लीज हैं, और ये हमारी देखेंगे तो ये हमारी कौन सी हैं, ये हमारी पोलर विंड्स हैं, ठीक है। तो ये हवाएं हैं हमारी, नाम भी कहो तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये हमारी ट्रेड विंड TW, ये हमारी वेस्टर्लीज पछुआ हवाएं, और ये हमारी पोलर विंड्स, ये हमारी पोलर विंड्स हैं। तो इन हवाओं के जरिए भाई जब हवाएं चल रही हैं तो इन हवाओं के कारण क्या होगा, जब ये हवाएं चल रही हैं तो इन हवाओं के कारण भी हमारी सागरीय धाराएं जो हैं क्या वह प्रवाहित नहीं होंगी, बिल्कुल भी प्रवाहित, ठीक है, एक बात। चलो भाई अब एक फैक्टर हम और ले लेते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग रेनफॉल, वर्षा, रेनफॉल या वर्षा। अब आप बताओ जहां वर्षा अधिक, जहां वर्षा अधिक, ठीक है। अब एक बताइए जब वर्षा बहुत अधिक है उस जगह क्या होगा, सागर में जल का तल कुछ बढ़ जाएगा, खासतौर से विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब वर्षा ज्यादा हो रही है तो वहां से क्या होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र वहां पर क्या होगा, तल कम होगा, प्रवाह उस तरफ होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सागरीय धाराएं हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर
प्रवाहित होना शुरू हो जाएंगी। केवल एकमात्र ये फैक्टर नहीं है, इसके साथ अन्य फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। ठीक, अब जैसे एक फैक्टर और ले लेते हैं, वो है हमारा कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन जो है ये भी काफी बड़ा, अगर देखा जाए तो एक इम्पैक्ट इसका भी होता है। जैसे अभी हमने बनाया था, आप लोगों को अगर देखें तो ये एक डायग्राम बनाया था मैंने, कहाँ गया, चलो यही मान लो, जैसे ये डायग्राम है। अब जब तटरेखा ऐसी है, कटी फटी या जैसी होगी, तो क्या इस तटरेखा के सहारे जल आगे की ओर निमूव करेगा? भाई यहां पे भी आके टकराएगा, यहां भी आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, आप देखेंगे फ्लोडा करंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंटिलीज धारा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी धाराएं तो आपको देखने को मिलना ही मिलना है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, चलो इस डायग्राम को मैं अलग से बना देता हूं, ताकि आपको कोस्टल लाइन जो है उसका क्या इंपैक्ट होता है वो आपको पता चल जाए। मान लो जैसे हमने ये माना, एक कोस्टल लाइन का इंपैक्ट, चलिए साहब, ये तो आपको पता चल गया, ये हमारा दक्षिण अमेरिका है, पता अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये विषुवत रेखा, आपको ये भी मालूम है कि विषुवत रेखा हमारी लगभग ये है। हम्म, ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी इक्वेटर लाइन। ठीक, अब यहां पे क्या होता है कि जब विषुवत रेखीय धाराएं हमारी प्रवाहित होती हैं, क्या नाम होगा इसका? नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, यही नाम होगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। अब यहां पे केप ऑफ, इस जगह पे मिलेगा, यहां लिख देते हैं अलग से, केप ऑफ सैन रॉक, इस जगह पे। ठीक है, तो केप ऑफ सैन रॉक से क्या होगा, ये जो धारा है, तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट, ये दो भागों में टकरा के बट जाएगी। इसका एक हिस्सा क्या होगा, वो इधर को मूव कर गया, हम ये कर देते हैं, इसको दो भागों में विभाजित कर दें, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इस तरफ को बढ़ जाता है। इसी के कारण, ठीक है, केप ऑफ सेन रॉक, सेन रॉक अंतरीप के कारण क्या होगा, इस आकृति के कारण जो हमारी उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा थी, ये दो भागों में बट गई। एक का नाम हो जाता है यहीं पे बच्चों एंटीलीज करंट, सी फॉर करंट, और दूसरी धारा प्रवाहित होने लग जाती है किस नाम से? ब्राजील धारा के नाम। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, दूसरा, भाई मान लो कई बार क्या होता है कि रिज वगैरह आ जाते हैं, कटक आ गए, तो जैसे गल्फ स्ट्रीम है हमारी, वो जब आगे की ओर बढ़ेगी, तो जब यूरोप की ओर बढ़ती है, तो स्कॉटलैंड के समीप अगर आप देखेंगे, तो उसको जरा देखिएगा, तो एक नाम मैं लिख दे रहा हूं, बिविल थॉमसन। बिविल थॉमसन रिज, अगर ये रिज आ गई, इसे ढूंढिएगा अपने मैप पर, जरा देखिएगा। ठीक है, ओशियन में देखिएगा, अटलांटिक में, तो क्या होगा कि जैसे ही, और कहां पर ये स्कॉटलैंड से जब से थोड़ा सा आगे जब आके देखेंगे, तो जैसे ही गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम मैंने कहां बताई थी आपको, ये गया, कहाँ है गल्फ स्ट्रीम, ये रहा डायग्राम, चलो यहां देख लेते हैं, चलो। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये गल्फ स्ट्रीम ये यहां पर। ठीक है, तो जैसे जैसे धीरे ये आगे की ओर बढ़ती है, ठीक, तो जब स्कॉटलैंड के पास यहाँ पे बिविल थॉमसन रिज आपको मुड़ेगा, दिखेगा, तो उसके बाद में यही गल्फ स्ट्रीम आगे की ओर दाहिनी ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दूसरा एक फैक्टर और देख लो, जैसे इंडियन ओशियन की अगर हम बात करते हैं, तो जो मानसून पवने हैं हमारी, तो जब हम हिंद महासागर में देखेंगे, चलो इसके लिए एक डायग्राम मैं बना ही देता हूं। ठीक है, तो मौसम में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, तो इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंज। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इफेक्ट ऑफ सीजन। ये भी आप लोग समझ लो यहां पर कि इफेक्ट ऑफ सीजन क्या है। जैसे मान लेते हैं हमने क्या किया, आप लोगों के लिए यहां हम एक काम कर दे रहे हैं, ये
ये अफ्रीका, ये यहाँ, ये देखिए, ठीक। ये हमारी विषुवत रेखा मान लेते हैं, ये 0 डिग्री या इक्वेटर, ठीक है। जब विंटर की बात होती है, शीतकाल, ठीक है, और समर, दोनों की बात करेंगे। समर के लिए रेड पेन यूज कर ले रहे हैं, समर, समर और विंटर। विंटर के लिए चलो ब्लैक पेन ही थी। चलो अब क्या हुआ, सर्दियों में ये आपको पता है कि हमारा कौन सा मानसून काम करता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय रहता है, उत्तर पूर्व मानसून। तो जब विंटर में क्या होगा कि जब हवाएं जो है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट से आना शुरू होंगी, तो यहाँ पे जब नॉर्थ ईस्ट की करंट प्रवाहित होती है, तो उसी के कारण हमारी यहाँ पे एक ओशनिक करंट प्रवाहित हो जाती है, ये इस तरह से। ये इसको हम लोग नाम दे देते बच्चों, नॉर्थ ईस्ट करंट, उत्तर पूर्वी धारा, हिंद महासागर। और जब ग्रीष्म काल में अगर हम देखें, तो ग्रीष्म काल में साउथ ईस्ट मानसून धारा, साउथ ईस्ट मानसून होता है, दक्षिण पूर्व मानसून, तो हम नॉर्थ ईस्ट मानसून का नाम देंगे। पूरा नाम मैं लिखवा दे रहा हूं, एक मिनट। इसका नाम हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून धारा, ये वाले ब्लू, ठीक है। गर्मियों में डिटेल में तो हम लोग बाद में बात करेंगे। गर्मियों में हमारा क्या होगा, उत्तरी हिंद महासागर में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, गर्मियों में हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून सक्रिय रहता है, ठीक है। तो जब दक्षिण पश्चिम मानसून है तो डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है, भाई हवाएं यहां ही पार करी इसके अराउंड। तो जब ये यहां पे होती है तो उस समय हवाओं की दिशा कुछ इस तरह से हो जाती है। हवाओं की दिशा है तो ओशन करंट भी इस तरह से प्रवाहित होने लग जाती है। तो अभी इस धारा का नाम रख देते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, साउथ वेस्ट मानसून करंट। तो ये बच्चों एक टॉपिक था जिसकी हमने बात करी, और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चीजों को अगर समझ में आती हैं तो बिल्कुल, आप लोग एक काम वही गलत करते हो यार, कमेंट बॉक्स में कम से कम बताया तो करो कि चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं, ठीक है। तो अब तक हम लोग 2 लेक्चर ज्योग्राफी के मैं आपको बता चुका। इससे पहले वो 2 लेक्चर जो थे, हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स, एक जियोमॉर्फो का टॉपिक मैंने लिया, एक क्लाइमेटोलॉजी का तापमान उसका वितरण लिया है, और एक मैंने लिया है ओशनिक करंट। हालांकि मैंने तीनों महासागरों की धाराएं वो भी मैंने नहीं बताई हैं, अभी केवल किस तरह से बन रही हैं, क्या क्या अंतर हैं, ड्रिफ्ट में, करंट में, स्ट्रीम में क्या डिफरेंस है, कैसे ये डेवलप होती हैं, तो हमने आज इस पर चर्चा की, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने विचारों से बिल्कुल हमें अवगत कराइए, ठीक है। और एक बार पुनः आप लोगों के लिए सूचना वो ये है कि भाई बहुत ही जल्द हम लोग जो है वो अपना बैच लेकर आ रहे हैं, ठीक है। वह रहेगा हमारा आईएएस फाउंडेशन बैच। अच्छा, जो मैं क्लास दे रहा हूं या हमारे जो अन्य साथी टीचर जो आपको क्लास दे रहे हैं, वो मान लीजिए एक तरह से आपकी डेमो क्लासेस है, तो उससे एक आपका आकलन हो जाए कि भाई किस तरह से चीजें पढ़ाई जाएंगी या किस तरह से चीजें आपको समझ में आनी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहते हैं हमारे, ठीक है। तो कोशिश ये की जाती है कि हम इसमें जो सेगमेंट है तो कुछ ऐसी चीजें बताएं आपको ताकि आपको समझ में आए कि पढ़ने और पढ़ाने की दिशा और दशा क्या रहने वाली है, ठीक है। तो ये हम फिर से आपको एक बार बता दें कि हम आईएएस फाउंडेशन बैच, ये हमारा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आ रहा है, ठीक है। और पूरी टीम हमारे साथ है, ठीक है। संजय ठाकुर सर पॉलिटी और गवर्नेंस के लिए, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विजय पांडे सर साइंस और टेक के लिए, जावेद फारूकी सर हमारे हिस्ट्री और कल्चर के लिए, अंशुमान सर इकोनॉमी के लिए, आलम सर हमारे इथिक्स और ऐसे के लिए, मैं योगेश शर्मा ज्योग्राफी पर्यावरण और ज्योग्राफी एनवायरमेंट और इकोलॉजी, ठीक है, भूगोल पर्यावरण परिस्थिति के लिए आपका साथ। सेशन कैसा लगा, अपने विचारों से अवगत कराएं। आप हमसे और क्या क्या चीजें चाहते हैं बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए। तो हमारी टीम जो इजी मेंटर की टीम है वो आप लोगों के साथ है, हमेशा साथ रहेगी, ठीक है। आपके सिलेक्शन तक आपके साथ हैं हम लोग, ठीक है। जहां आपकी जो जरूरत होगी वो हम पूरी करेंगे अपने पढ़ाने के कौशल से, ठीक है। वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारी क्लासेस हो रही हैं, आप इसे देखिए और अपने विचार हमें जरूर बताइए। सेशन कैसा लगा,
बताइएगा जरूर, ठीक है। और क्या चीज आपसे चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में, लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और किस विषय पर वीडियो मुझसे चाहते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।